हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज़ भव्यदीप पाटीदार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कक्षा 13 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमारे फिजिक्स का क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने अभी तक डाइपोल के बारे में बात कर ली है। देन डाइपोल से हमने एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट या जो उसका फॉर्मूला आता है वो चेक कर लिया है, बता दिया है, डिराइव कर लिया है। अब हमारे पास यहाँ पर एक थर्ड जो हमारा पार्ट है, जिसमें हम देखते हैं कि अगर हमें डाइपोल से किसी एंगल पर या किसी भी पॉइंट पे, एट एनी जनरल पॉइंट पर अगर हमें कोई पॉइंट दिया है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है, तो वहाँ पर इसको किस तरीके से डिराइव किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं यहाँ पे उसका पूरा एक ब्यौरा दे देता हूँ, जहाँ पर हम ये ध्यान देंगे कि हमें करना क्या है। ठीक, देखिए हमारे पास यहाँ पर अब जो टॉपिक है, उस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। एनी पॉइंट का मतलब क्या होता है? जनरल पॉइंट। एनी पॉइंट का मतलब क्या है? जनरल पॉइंट। और किसकी वजह से निकाल रहे हैं? तो यहां पे हम बोलेंगे ड्यू टू डाइपोल। राइट। चलिए अब इसको समझते हैं। डाइपोल की वजह से फाइंड आउट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं पहले डायग्राम बता देता हूं आप लोगों को, देन उसके बाद डाइपोल के लिए अगर मैं जनरल पॉइंट की बात करूं तो फॉर कंसीडर करो कि ये आपका डाइपोल है। ये क्या है? आपका एक डाइपोल है। डाइपोल होगा तो यहां पर हो जाएगा प्लस क्यू और यहां पर हो जाएगा माइनस क्यू। आप सभी को पता है कि डाइपोल के बीच की जो लेंथ होती है उसको हमने अभी तक 2L कंसीडर किया, तो हम इसको अभी भी कितना कंसीडर कर रहे हैं? 2L कंसीडर कर लेते हैं, है ना। अब 2L है, ये इस डाइपोल का सेंटर है, ये इस डाइपोल का सेंटर है। हमने कहा कि जितनी भी डिस्टेंस होती है सारी डाइपोल के सेंटर से मेजर की जाती है, और इस बार जो हमें पॉइंट दिया गया है वो पॉइंट कंसीडर करो कि यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट हमें यहां दिया है। अब मुझे क्या करना है? इस पॉइंट से लगाकर यहां तक ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस हमें दी हुई है r। कितनी दी है? ये डिस्टेंस हमें दी है r। हमने अक्सर जो है पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो r कंसीडर की है डाइपोल से। पॉइंट की डिस्टेंस r कंसीडर की है डाइपोल से। यहां अगर हम बात करें कि डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी, तो डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ये हमारा डाइपोल की डायरेक्शन हो जाएगी। इसको हम कहेंगे कि ये p है। ठीक, ये p वेक्टर हो गया, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन आ गई। और जो हमें कहा गया है कि जो पॉइंट है इज एट थीटा एंगल फ्रॉम द डाइपोल। डाइपोल से कितना एंगल बना के रखा उसने? थीटा एंगल बना के रखा है। पी पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना रहता है, इसलिए हमने इसको पॉइंट को बोल दिया है, ये पॉइंट हमारा पी है। क्लियर? कुछ इतना बेसिक इंफॉर्मेशन आपको याद होना चाहिए डायग्राम में, फिर आगे क्या होगा वो भी देखते हैं। लेकिन मैं इस डायग्राम के लिए कुछ आपके पास लिखना चाहूँ तो आपके लिए कंसिडर करें हम लोग यहाँ पर कि हमारे पास लेट द डाइपोल ऑफ चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर ऑफ लेंथ 2L। कितनी लेंथ लेते हैं आप? 2L। एंड द पॉइंट P where the electric field is to be determined या फाइंड या मेजर या जो भी लिखना है, टू बी फाइंड। ठीक, पी पॉइंट क्या है? जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, राइट। आगे हम ये कहेंगे कि द पॉइंट P is at r distance and making an angle theta from the
डाइपोल। इतनी बात आपको लिखना पड़ेगी। हालांकि आपने पूरा डायग्राम बनाया है, डायग्राम से सारी बातें समझ में आती है, लेकिन फिर भी ये बात लिखें ताकि सामने वाला जब पढ़े तो उसको पता चले कि आपने किया क्या है ये। ठीक, अब इस डायग्राम को थोड़ा सा समझिए। अगर ये पॉइंट वर्टिकली इस एक्सिस पर होता, परपेंडिकुलर एक्सिस पे, तो मैं उसको बोलता इक्वेटोरियल पॉइंट। अगर ये इन एक्सिस पर आ जाता, मतलब इसके अलोंग दी लाइन वाले एक्सिस पे आता, तो मैं उसको एक्सियल पॉइंट बोलता। वो जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा जनरल पॉइंट है। ये पॉइंट कौन सा है? जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट मतलब आप किसी भी एंगल पर निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं अब जो हमारा एक्सप्रेशन निकलेगा वो आप जो पॉइंट बोलेंगे उस पर आंसर दे देगा हमें। कैसे निकालते हैं तो समझिए। अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर कि हम एक थोड़ा सा ट्रिक यूज करते हैं। ट्रिक इस बात की यूज करते हैं कि ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल को एक काम करते हैं और थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। ठीक है, इसको बना लीजिए आप माइनस और इसको बना लीजिए प्लस। अच्छा, अभी भी डाइपोल ही है, कोई बड़ी बात तो है नहीं है। ठीक, अभी भी ये क्या है? डाइपोल है। तो इस डाइपोल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इस डाइपोल की डायरेक्शन ये हो जाएगी। ये आप सभी जानते हैं कि डाइपोल प्लस से माइनस की तरफ चलता है। अब हम इस डाइपोल मूवमेंट को, या ये हमारा डाइपोल जो, इसको कंसीडर कर लेते हैं कि थोड़ा सा रोटेट कर दें। क्या कर दें? रोटेट कर दें। देखिए, अभी फिलहाल में ये डाइपोल कंसीडर कर लो। ये क्या हो गया आपके लिए? डाइपोल हो गया। ये जो ये यहां से लगा के यहां तक, ये जो है ये मिड पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है आपका ये किसी एंगल पर है। ठीक, मुझे इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए डाइपोल के थ्रू, तो मैं डाइपोल को थोड़ा सा रोटेट कर देता हूं। डाइपोल को रोटेट करने से क्या होगा, तो मैं अगले डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बड़े ध्यान से देखना। देखिए, हमारे पास ये डाइपोल ऑलरेडी है, हमारे पास ये वाला डाइपोल जो है वो ऑलरेडी है, ये रहा। ठीक, लाइन थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी भी चलेगी। ये हो गया आपका माइनस क्यू, ये हो गया आपका प्लस क्यू। इसका सेंटर कहीं यहाँ है, और इस सेंटर से एक आर डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर? आर डिस्टेंस पर हमारे पास एक पॉइंट है जिसका नाम है पी। इसे हमें, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ध्यान से सुनना। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो अभी इस डाइपोल की डायरेक्शन है वो ये है, माइनस टू प्लस। डाइपोल मूवमेंट या डाइपोल की जो डायरेक्शन है वो माइनस से प्लस की ओर होती है। ये जो एंगल आपको दिया हुआ है, ये एंगल दिया है थीटा। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको थोड़ा सा घुमा दीजिए, और ये जो डाइपोल है ना, इस डाइपोल को आप घुमाकर कुछ ऐसा कर दीजिए। ठीक, ऐसा करने के पीछे रीजन क्या है वो भी समझिए। ये आपका माइनस क्यू हो जाएगा और ये आपका प्लस क्यू हो जाएगा। और डाइपोल जो है, डाइपोल कितने डिग्री से रोटेट हुआ? तो जरा एक बात बताइए, अगर ये थीटा है, ये अगर थीटा है इतनी दूर, है ना, ये क्या है? एंगल थीटा है। तो ये रिमेनिंग एंगल जो है ये वाला, ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना? अगर ऊपर थीटा है तो रिमेनिंग कितना? क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ गए हैं, ये एक दूसरे के क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तो अगर मैं इसको बोलता हूं कि ये एंगल थीटा है, तो रिमेनिंग एंगल कितना? 90 माइनस थीटा। अब हमारा दो डाइपोल की कंडीशन देखिए। नया वाला जो डाइपोल आ रहा है, मतलब नया वाला जो डाइपोल मूवमेंट आएगा, क्या वो इस डायरेक्शन में पहुंच जाएगा? है ना, ये हमारा क्या हो गया? पी डैश हो गया, नया वाला डाइपोल मूवमेंट। ठीक, अब इस नए वाले डाइपोल मूवमेंट को भी आप क्या करिए, देखिए ध्यान से सुनना। हमारे पास ये कंडीशन आई, ये हमारा P ऑलरेडी था और हमने इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया और ये P डैश बन गया। ये वाला जो एंगल है ये 90 माइनस थीटा है। ये वाला एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा। केवल मैं इस डाइपोल को जो रोटेशन दिया है ना उसको इनलार्ज करके आपको बता रहा हूं मैं। ठीक, ये जो डाइपोल को आपने रोटेट कर दिया है उसका मैं आपको आंसर बता रहा हूं। ऐसे ही कंडीशन होगी। तो मुझे बताइए कि इस P को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इस वाली डायरेक्शन में ये हमारा P जो है ये चले जाएगा P कॉस 90 माइनस थीटा, और इसी के वर्टिकली अपवर्ड ऐसे यहां पर कितना आ जाएगा? तो P साइन 90 माइनस थीटा। ठीक, क्योंकि आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया कि जहां पर जिसके साथ एंगल होता है उसके साथ कॉस जाता, तो P का ये वाला फैक्टर कितना होगा? तो P कॉस 90 माइनस थीटा और ये P साइन 90 माइनस थीटा। सभी बच्चों को पता होगा कि P कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है? तो ये होता है P साइन थीटा। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा P कॉस थीटा। बोलिए, ठीक है?
ये अगर आपको पता है तो ठीक, नहीं तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाला जो वीडियो पढ़ा है उसमें ये बताया कि 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, है ना, ये सारी जितनी भी कैलकुलेशंस जो होती हैं, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, कैसे होते हैं। तो अब जरा तीसरा डायग्राम समझें, ठीक है। ये भी अगर आपने समझ लिया तो इसके बाद आगे वाला समझें, जो लास्ट आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा देगा पूरा, ठीक है ना। ये अलग अलग इसलिए मैं बॉक्स में बना रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि हमने क्या कैसे पढ़ा है, ये सब चीजें अपनी अपनी जगह, ठीक। अब मैं तीसरी लास्ट बात बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। हमारे पास पॉइंट यहां था P, ये पॉइंट क्या था P, ये हमारा डाइपोल था, ये हमारा डाइपोल था, जिसमें यहां पर प्लस क्यू लिखा हुआ था और यहाँ पर माइनस क्यू लिखा था। हमने इसको रोटेट कर दिया और रोटेट करने के बाद ये ऐसा गया। जरा ध्यान से बताइए, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये क्या P साइन थीटा बन चुका है, और क्या ये वाली लाइन जो है ये P कॉस थीटा बन गया। आप कहेंगे यस सर, ये ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक। ऊपर वाले डायग्राम से नोटिस करो, यही दिखाई दे रहा है आपको। अब मुझे एक बात बताइए, अगर यहां पर माइनस क्यू है, यहां पर प्लस क्यू है, तो ये तो हुआ माइनस क्यू प्लस क्यू, और इसके परपेंडिकुलर एक पॉइंट आ रहा है P, तो ये वाला पॉइंट तो हमारा कौन सा बन गया, ये वाला हमारा इक्वेटोरियल बन गया। बड़े ध्यान से, लास्ट बात जो बात समझने वाली है, P साइन थीटा बना इधर, P साइन थीटा के परपेंडिकुलर एक पॉइंट रखा हुआ है, और P साइन थीटा के परपेंडिकुलर एक्सिस पे जो पॉइंट होता है, परपेंडिकुलर एक्सिस पे जो पॉइंट होता है, ये क्या हुआ, एक सेकेंड, ऐसा क्यों है, चलो मैं फिर से बना देता हूँ, कुछ गड़बड़ है। देखो, इनिशियली डाइपोल, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, पॉइंट कहाँ, पॉइंट इसके सेंटर से, ये पॉइंट यहाँ, डिस्टेंस कितनी है इसकी, r डिस्टेंस है। हमने बनाया हमारा डाइपोल को कुछ ऐसा रोटेट करके ऐसा कर दिया, जिससे यहाँ पर आ गया P कॉस थीटा, नहीं P साइन थीटा, ठीक है, ये आ गया हमारा P साइन थीटा, और ये आ गया हमारा क्या, P कॉस थीटा। मेरा ये कहना है कि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया हमारा P साइन थीटा। तो इस, अरे यार कॉस थीटा है ये P कॉस थीटा है, ठीक है, ये वाला P कॉस थीटा, ठीक। साइन थीटा के लिए जो हमारा P है वो परपेंडिकुलर हो गया, पॉइंट P जो है वो परपेंडिकुलर हो गया, और कॉस थीटा के लिए तो ये अलोंग द लाइन, मतलब एक्सियल पोजीशन हो गई। समझ में आया। इस इक्वेशन से यहां जो लिखा है, इससे मैं अगर कंक्लूड करके ये लिखता हूं कि फॉर P साइन थीटा, फॉर P साइन थीटा, किसके लिए, P साइन थीटा, द पॉइंट P इज इन इक्वेटोरियल पोजीशन। और अगर हम कहें कि हमारा cos थीटा के लिए, तो फॉर P cos थीटा द पॉइंट P इज इन एक्सियल पोजीशन, ठीक है। ये बात, ये लाइन जो यहां पर लिखी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। अब आप क्या जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इफ फ्रॉम ऐसा लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेटोरियल पोजीशन अगर होगी तो उसके लिए आप क्या बताएंगे, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इक्वेटोरियल के लिए वो होता है Kp/r³, हाँ या ना। इक्वेटोरियल के लिए Kp/r³ और एक्सियल के लिए 2Kp/r³। तो यहां पर K और R तो सेम है, डिस्टेंस उतनी है, K/r³ तो सेम है, लेकिन P जो है, P हमें कौन सा लेना है, जो इक्वेटोरियल के लिए आ रहा है। अब इक्वेटोरियल के लिए कंडीशन कौन सी बन रही है, इक्वेटोरियल के लिए कंडीशन बन रही है साइन थीटा वाली, तो हम यहां पर लिख देंगे P साइन थीटा। क्या लिख दोगे, P साइन थीटा। समझ में आई बात है ना।
क्यों साइन थीटा लिखा, समझ में आया आपको? इसलिए साइन थीटा लिखा क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पे P नहीं है। पॉइंट P इक्वेटोरियल कब बना? जब P हमारा साइन थीटा बन गया था। और वहीं पर अगर यही चीज हम लिखें फ्रॉम एक्सियल पोजीशन, अगर एक्सियल पोजीशन दी हुई है तो एक्सियल पोजीशन के लिए E कितना होता है? तो आप कहते हैं इट इज 2kp/r³। अब यहां पर अगर अप्लाई करोगे तो 2k/r³ जो है वो तो सेम है, लेकिन एक्सियल पोजीशन बना कौन रहा है? एक्सियल पोजीशन यहां पर बना रहा है cos थीटा। देखो ये cos थीटा बना रहा है, तो मैं यहां से लिखूंगा p cos थीटा। ठीक, ये बात है ना? तो आपके पास ये दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए कि कैसे आई है ये। ठीक हो गई। अब मुझे बताइए, मैं फिर से एक बार डायग्राम बना रहा हूं। इतनी बार आप एग्जाम में डायग्राम नहीं बनाएंगे जितनी बार मैं आपको बना के समझा रहा हूं। यहां पर आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, देखना, ये आपका -q था, ये आपका +q था, यहाँ कहीं पॉइंट P था, ये रहा पॉइंट P, और ये एंगल आपका थीटा था। यहाँ से आपने जब इसको रोटेट किया तो ये आपका बना P साइन थीटा, ठीक है, और ये बना P कॉस थीटा, और ये डिस्टेंस जो ऑलरेडी r थी, ये जो एंगल थीटा था। अब मुझे बताइए, P कॉस थीटा की अगर वजह से देखूं तो लास्ट बात जो आपने समझी थी कल कि अगर हमारा एक्सियल पोजीशन होती है, कौन सी होती है? एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है। तो अगर मैं यहां से आपको कहूं कि ये P जो है ना, इस P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर जाएगी, जो कि आ रही है हमारी एक्सियल की वजह से। किसकी वजह से? एक्सियल की वजह से। ठीक। और अगर कोई बोले कि आप बताइए हमें किसकी वजह से? हमारे डाइपोल मूवमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो ये आ जाएगा यहां पर E इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में आ जाएंगे। ठीक। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? तो दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल कितना है? तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। यहां से वो बात भी अपन मेंशन कर देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल एंड equatorial position is at 90 degree to each other, so the net इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? तो E नेट को मैं, आप लोगों को 90 डिग्री का रिलेशन पता होगा, हम लिखते हैं E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। ठीक, ये लिखते हैं हम, है ना? अगर E1 और E2 लिखें तो E1 को आप मान लीजिए एक्सियल, यहां मैं लिख देता हूं, इसको आप मान लीजिए एक्सियल या इक्वेटोरियल, और इसको आप मान लीजिए एक्सियल या इक्वेटोरियल में से कुछ एक। ठीक है, भी बड़ा आसान, लिख के देखते हैं। फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो E1 की वैल्यू यहां से लिखेंगे आप, तो कितनी आएगी? E1 की वैल्यू अगर आप देखें तो, और अगर इनको नहीं लिखना है E1 E2 तो रुको, ये कंफ्यूजन नहीं हो, तो इसके लिए आप यहां पर लिख सकते हैं E एक्सियल का स्क्वायर प्लस E इक्वेटोरियल का स्क्वायर। वैल्यूज रखें, वैल्यूज रखेंगे यहां से, तो कितनी हो जाएगी वैल्यूज? देखो, एक्सियल का आंसर कितना है? एक्सियल का है 2kp cos थीटा बाई r³, तो हम लिखेंगे 2kp cos थीटा बाय r³ का होल स्क्वायर प्लस ये हमारा इक्वेटोरियल कितना है? kp साइन थीटा बाय r³, kp साइन थीटा अपॉन r³ का होल स्क्वायर। ठीक, और इसके आगे नेक्स्ट, इसके आगे देखें तो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या क्या कॉमन आ रहा है? kp/r³ कॉमन आएगा, जिसका स्क्वायर भी लगेगा, तो स्क्वायर लगेगा तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि kp/r³ जो है वो बाहर आ जाएगा और अंदर आपके पास बचेगा केवल कितना? तो बचेगा 2 का, ये 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहां पर कौन बच रहा है? यहां पर बच रहा है केवल साइन स्क्वायर थीटा।
यहाँ से KP अपॉन आर क्यूब रूट ओवर, क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा ई नेट आएगा, ई नेट जो आएगा वो आएगा KP बाय आर क्यूब रूट ओवर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, ये है हमारा फाइनल एक्सप्रेशन जिसका हमें वैल्यू हमें निकालनी थी, हमें बोला गया था कि फाइंड आउट करो। ठीक है, ये बात है ना, समझ में आया। ये हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में कहीं रिजल्टेंट निकल जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका नेट रिजल्टेंट हो जाएगा। क्लियर, कोई समस्या नहीं। चलिए, अगर इतना ठीक है तो अब हम थोड़ा सा आगे मूव ऑन करते हैं और इस पॉइंट को, इसकी डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको अगला पॉइंट, वो होगा फॉर डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट, अच्छा P पर, एट पॉइंट P। ठीक, कैसे निकालेंगे, तो भाई साहब फिर से ध्यान से सुनिए, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट कितना है, P पॉइंट है। अगर इससे अपन देखते तो हमारे पास ये कंडीशन बनी हुई थी, ये है -q, ये है +q, और इनके बीच में जो एंगल था वो था थीटा। ये जो डाइपोल है ना, इसके कारण अगर हम देखें, यहाँ P पॉइंट पर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड आया जो हमने कहा कि ये हमारा एक्सियल वाला निकलेगा, ये वाला हमारा एक्सियल वाला हो गया, ये हमने कह दिया ये हमारा इक्वेटोरियल हो गया। ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकला, वो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहाँ चले गया, मान लीजिए इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो कहाँ चले गया, यहाँ पर। ये इन दोनों का ई नेट है। अब इसकी मुझे डायरेक्शन चाहिए, ई नेट कहाँ आता है, राइट। तो ई नेट निकालने का एक तरीका देखिए, अगर मैं मान लेता हूँ कि ई नेट जो है वो ई एक्सियल से अल्फा एंगल बनाता है। कितना एंगल बनाता है, ई एक्सियल से अल्फा एंगल बना रहा है। अल्फा एंगल बनाएगा तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो है हमारा, ठीक, अगर ये ई इक्वेटोरियल है तो ये भी क्या हो जाएगा, ई इक्वेटोरियल। ये हमारा सामने वाली लाइन क्या हो जाएगी, ई इक्वेटोरियल हो जाएगी। अब आप यहां पर लिख सकते हैं फ्रॉम डायग्राम, हम ये बोल सकते हैं फ्रॉम डायग्राम, क्या बोलोगे आप कि फ्रॉम डायग्राम, अगर हमारे पास यहां मैं 10 अल्फा लिख दूं, क्या लिख दूं, 10 अल्फा, तो 10 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 10 बराबर क्या होता है, 10 होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस जब आप लिखोगे तो परपेंडिकुलर आपको मिलने वाला है इक्वेटोरियल, मतलब यहां से हो जाएगा ई इक्वेटोरियल, और नीचे जो है बेस है, बेस क्या है, एक्सियल है, तो नीचे हो जाएगा ई एक्सियल। एक तो डायरेक्शन के मामले में ये वाली चीज आपके सामने आएगी, ठीक। अब ये डायरेक्शन है, ठीक है, लेकिन इसका और एक फॉर्म लिख सकते हैं हम, देखिए कैसे लिख सकते हैं। जैसे मैंने निकाला 10 अल्फा, 10 अल्फा बराबर ऊपर लिखा है इक्वेटोरियल और नीचे लिखा हुआ है आपके पास एक्सियल, तो इनकी ना जो हमारी वैल्यू आई वो रख दीजिए। कितनी आई, इक्वेटोरियल आया हमारे पास KP इंटू इक्वेटोरियल वाली कंडीशन के लिए क्या था, साइन थीटा बाई आर क्यूब, और हम यहां से बोले अगर हमारा एक्सियल वाली कंडीशन तो वो होती है 2KP कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब। तो आर क्यूब से आर क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल, KP से KP क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहां से मैं बोल सकता हूं इट इज 1/2 इंटू टेन थीटा, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू टेन थीटा। तो अगला आपका जो आप याद रखें 10 अल्फा अगर मुझे निकालना है तो इट इज 1/2 इंटू टेन थीटा हो जाएगा, या फिर आप इसको बोल सकते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स 1/2 इंटू टेन थीटा। ये हमारी डायरेक्शंस हैं, ठीक है। जिस फॉर्मेट में आप लिखना चाहें उस फॉर्मेट में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है क्या ये बात। ये वाली ये डायरेक्शन भी सही है, ये वाला स्टेटमेंट भी, फॉर्मूला भी सही है, और ये वाला फॉर्मूला भी अपनी जगह पर सही है। हमने निकाला क्या है, तो हमने यहाँ पर P पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसकी डायरेक्शन निकाली है। दिस इज दी, मैं लिख देता हूँ लास्ट आपके लिए कि दिस इज दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेट ऑन P
फ्रॉम ई एक्सियल। ठीक, ई एक्सियल के साथ में आई है, इक्वेटोरियल के साथ आती तो बात अलग होती। इक्वेटोरियल के साथ यहाँ बीटा बना सकते हो, फिर इसको लिख लेते और फिर एक्सियल बाई करके आंसर निकाल सकते थे, वो भी ठीक है अपनी जगह, लेकिन आप इसको ऐसा ही याद रख लें। डायरेक्टली आपको थीटा की वैल्यू जो दी होगी, थीटा की वैल्यू से 30 डिग्री दी है, 60 डिग्री दी है, 60 डिग्री की वैल्यू लिखो, हाफ करो, टेन इनवर्स निकालो, आपको अल्फा मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं। ये है हमारा इक्वेटोरियल वाली कंडीशन, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं एट एनी जनरल पॉइंट, इक्वेटर जनरल पॉइंट पर, किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से। ठीक, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।